एम आई ऑडिबल? एक बार कंफर्म करना सब कुछ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छा कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? किसी को कोई भी डाउट है यू कैन पुट। हाँ सो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ डाउट होगा आप लिख दो क्वेश्चन कमेंट, ठीक है, हम क्लास के बीच में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो सो अभी तक हमने देखा था वी वी आर डूइंग यूनियन एंड स्टेट्स, हम लोग यूनियन और स्टेट्स कर रहे हैं, और हमने अभी तक क्या देखा था कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक देखा। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक क्या है, तो आर्टिकल 1 बेसिकली डील्स विथ व्हाट? आर्टिकल 1 बेसिकली डील्स विथ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, और इसका नाम और बाकी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश का नाम क्या होगा और उसके रीजन्स क्या क्या होंगे, ठीक है। प्लस आर्टिकल 2 में हमने देखा कि मान लो अगर कोई इंडिया का पार्ट नहीं है एंड अगर उसको इंडिया का पार्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, तो देयर वाज मतलब द एरिया विच नॉट इन द पार्ट ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको अगर इंडिया का पार्ट बनाना होगा तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 3 में हमने देखा कि जो इंडिया का पार्ट ऑलरेडी है, अगर हमको उसको इंटरनल बाउंड्री एडजस्टमेंट करना है देन वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। तो दैट वाज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 में हमने डिस्कस किया था कि जो भी चीज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हो रहा है, मतलब वट एवर इज गोइंग ऑन इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, दैट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, वो 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मतलब है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट ये अमेंडमेंट को कभी भी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं, रादर इसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा सबको? ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। नाउ सो दिस वेर द प्रोविजंस आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। इसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, दिस वेयर वी आर डूइंग। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हमने कल बात किया था कि आखिर हमारा जो प्रिंसली स्टेट है वो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन मींस व्हाट यू कॉल इट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो क्या था इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेटमेंट, हमने देखा कि 552 के करीब हमारे पूरे रजवाड़े थे, और 552 में ऑलमोस्ट 549 जो हमने डिस्कस किया था कि 549 क्या थे, लगभग वो इंडिया में ज्वाइन हो चुके थे। 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनका अभी तक नहीं हुआ था कुछ, मतलब 3 प्रिंसली स्टेट थे। आ रहा है ना? ठीक है, 3 प्रिंसली स्टेट थे जिनका मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। सो इसमें कौन कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, एंड थर्ड आपका जूनागढ़, ठीक है। 3 थे आपके, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, 3 थे। तो इनका हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। हैदराबाद का क्या था, बाय पुलिस एक्शंस हुआ था। और ये जो था प्लेबिसाइट हुआ था, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको बताया होगा कि कल उस दिन जो नवाब जब भाग गए तो उनके फिर लड़के को लिया गया,
और फिर वहां के लोगों को, नवाब तो उनको बना दिया गया, पर वहां के लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो वहां के लोगों ने क्या बोला कि इंडिया के संग हम लोग मिलना चाहते हैं। तो समवेयर अदर जूनागढ़ को भी हम लोग प्लेबिसाइड बोलेंगे। हालांकि आप लोग को मालूम ही है कि जूनागढ़ में पुलिस भेजी गई थी, तो फिलहाल हम लोग इसको पुलिस एक्शन नहीं लिखते हैं, इसको प्लेबिसाइड ही बोलते हैं। तो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, दूसरा वाला आपका जो पुलिस एक्शंस, थर्ड जो होगा जूनागढ़, दैट वाज अंडर द प्लेबिसाइड प्रोविजंस। क्लियर है? चलो, सो दिस वेयर द प्रोविजंस टिल डेट। अब बात आई थी कि आखिर होगा क्या। देखो, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हो गया, और जब इंडिया आजाद हुआ था, मतलब 1947 से लेके लगभग 1950 के करीब तक ये सब बवाल चलता रहा कि इंटीग्रेट करना नहीं करना, ऐसा कर करके। तो 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तब तक ये सिचुएशन थोड़ा सा लगभग क्लियर हो गया था कि कितने स्टेट्स हमारे पास होंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ डाउट नहीं था, ठीक है ना। चलिए होल्ड एक से, तो देयर वाज नो बिग कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन उतना नहीं था कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, इट वाज ऑल डन। बट बात थी प्रिंसली स्टेट का नहीं, बात थी जो हमारे स्टेट के, हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही जो बाकी जो स्टेट्स थे, उनको थोड़ा इशू हो रहा था। उनको इशू ये हो रहा था कि दे बेसिकली वांट कि उनको अपना स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया, या लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको अपना स्टेट चाहिए। एंड दैट वाज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। वो ऐसा होना बड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था कि जितने भी बड़े लीडर्स थे, चाहे नेहरू जी ले लीजिए या बाकी वल्लभ भाई पटेल, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया अभी जो इंटीग्रेट हुआ उसको फिर से ब्रेक हो जाए। और वो जितना हो सके उसको उन्होंने लगभग कोशिश किया कि मतलब टाले बात को। बट जो बाकी जो लोग थे, जनता थी, मतलब मैं तो इंडियंस ही बोलूंगा, दे बेसिकली देयर वर सिमरिंग डिमांड कि नो, वी वांट आवर ओन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। ठीक है, ये कुछ इश्यूज चल रहे थे उसके। अब हुआ क्या, देखिए, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी कि उसको थोड़ा टाला जाए, और टालने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, आपको मालूम होगा जैसे मतलब इस तरह के अगर कुछ डिमांड वगैरह होते हैं, एग्रेसिव डिमांड, जैसे यूपीएससी का ही ले लो, जब डिमांड हुआ था कि नहीं हमें पेपर सीसेट नहीं रखना है या चेंज करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बात को टालने के लिए एक कमीशन बना दिया। ठीक है, कमीशन बना दिया। गवर्नमेंट भी सोचेगा ठीक है, कमीशन जब तक उसका आंसर देगा। अच्छा, प्लेबिसाइट, देखो प्लेबिसाइट हमने बताया था सलीमा, शायद आपने क्लास में मिस कर दिया होगा। प्लेबिसाइट में हमने यही बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो तीन तरह के टूल्स होते हैं या चार तरह के टूल्स होते हैं। जैसे एक तो होता है आपका प्लेबिसाइट या रेफरेंडम, दूसरा प्लेबिसाइट, तीसरा रिकॉल, एंड फोर्थ इनिशिएशंस। तो हमने रेफरेंडम में बताया था, अगर मान लो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में टूल है जिसमें रेफरेंडम, उसमें बोला जाता है जब लोगों से पूछा जाता है बेसिक नॉर्मल लॉज के बारे में, कि उनसे वोट मांगा जाता है कि ये आपकी क्या राय है। इन दैट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए या नॉर्मल लॉज के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम। वेयर एज प्लेबिसाइड जो होता है, ध्यान रखना, अगर मान लो स्टेट की बाउंड्री अगर है, उसको चेंज करना हो या उसके अंदर में किसी तरह का रिफॉर्म अगर करना हो, तो वैसे रिफॉर्म के लिए लोगों से जब पूछा जाएगा, देन इस वोट या इस वोटिंग प्रोसेस को बोला जाता है प्लेबिसाइड। होप सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। बाकी लोगों को तो मैंने क्लास में बताया था, बट ठीक है। तो दैट वाज द कंडीशंस ऑफ द प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड वाज बेसिकली डन टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स और द एरिया ऑफ द स्टेट, सो दैट इट कैन फॉर्म, मतलब वहां पर या तो हम उसका एरिया को देंगे किसी को, या तो हम कोई दूसरा एरिया एक्वायर करेंगे। दोनों कंडीशंस में ये होता है। क्लियर है, समझ में है? तो खैर, तो बात ये आई थी कि ठीक है, क्या किया जाए। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही सोचा कि भाई ऐसा है कि मतलब लोग अभी थोड़ा सा बवाल कर रहे हैं, तो ठीक है, एक कमीशन बना देते हैं और उसके बाद चलेगा काम। ये कमीशन बनाने से पहले ध्यान रखना, रीऑर्गेनाइजेशंस या स्टेट रिफॉर्म कमीशंस बनाने से पहले इंडिया में लगभग 1950 के कंडीशंस के हिसाब से हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया को चार पार्ट में डिवाइड किया गया था। मतलब देयर वर कैटेगरी ए स्टेट, कैटेगरी बी स्टेट, कैटेगरी सी स्टेट एंड कैटेगरी डी स्टेट्स। क्लियर है ये वाला?
कोई डाउट तो नहीं है यहां पर एनीबॉडी? ठीक है, चलो। तो ये जो था ये कितना था 9, ये गवर्नर्स प्रोविंस थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर में जो गवर्नर प्रोविंस थे वो 9 थे। इसमें आपके जो बी थे वो भी 9 थे, 9 स्टेट्स थे, मतलब ये 9 स्टेट्स था, ये भी 9 स्टेट्स था, ये 10 था और ये 1 था। तो लगभग कितना हो गया? हाँ, पार्ट बी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नर प्रोविंस थे, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। और 10 जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, सीसीपी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और ये जो था ऑब्वियस बात है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। तो इसको बस याद रखना आप लोग कि 1950 तक इंडिया का कंडीशन कुछ इस तरीके का था। कितने स्टेट्स थे? मतलब 4 पार्ट में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। एक जो था पार्ट ए जो था वो 9 थे, गवर्नर्स प्रोविंस। पार्ट बी जो था वो भी 9 था, वो था प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी जो था वो चीफ कमिश्नर, जैसे यूनियन टेरिटरीज होता है ना उस तरह का चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। और डी अकेला एक था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको मालूम होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उस समय मतलब काला पानी वगैरह बुलाता था, ठीक है। तो काला पानी का सिचुएशन यहीं पर होता था, देखा होगा अपने फिल्म वगैरह में कि जितने भी हमारे जो प्रिजनर्स वगैरह होते थे उनको यहीं पे भेजा था। समुद्र होता था तो बीच में भाग के भी कहाँ आएगा, तो दैट वाज काला पानी, अंडमान एंड निकोबार। यहीं पर है सेलुलर जेल, याद रखना आप लोग। तो कभी जाना हो तो जाकर देखना उसको। तो ए बी सी डी, ठीक है, और 9 9 10 1। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने हुए? 9 9 18 10 28 और 1 29। तो टोटल देयर वर 29 स्टेट्स। क्लियर है, समझ में आया? तो दैट वाज द सिचुएशंस बिफोर व्हाट, बिफोर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछता है। हाँ, नेक्स्ट आता है 1950 के बाद, जब बात यह आई कि ठीक है स्टेट अब लोग मान नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा चलो ठीक है काम करते हैं, एक कमीशन बना देते हैं। और कमीशन बनाने के बाद हो सकता है कमीशन जब तक अपना रिपोर्ट देगा तब तक लोग भी भूल जाएंगे और हमको करना भी नहीं पड़ेगा। तो एक कमीशन बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धर, ठीक है। तो सबसे पहली जो कमीशन थी वो एस के धर के अंदर में थी, एस के धर, ठीक है, इसको लिख लीजिए एस के धर। ठीक है, एस के धर। नॉर्मली ये 1949 में, और इनको क्या बोला गया था एस के धर पे? एस के धर वाज द चेयरमैन, बेसिकली एस के धर वाज द चेयरमैन। और उनको बोला गया था कि सर ऐसा है कि आपको ही, इट वाज नॉट ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, रेदर इट वाज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। और इसके धर साहब को बोला गया था कि सर ऐसा है कि आप देखिए कि क्या हमारे इंडिया को, मतलब इंडिया को क्या डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्राइटेरिया। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशंस इसके धर के अंदर में बहुत दिन तक रिकमेंड देखा, और इन्वेस्टिगेशन मतलब कमीशन देखने के बाद मतलब लगभग सारी पॉसिबिलिटीज और फिजिबिलिटी देखा उन्होंने, और एट द एंड बोला कि नो, इंडिया कांट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया को आप डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये चीजें अलाउ नहीं किया जा सकता, करेंगे। और इसके चलते ये कमीशन ने साफ मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशंस या लैंग्वेज के बेसिस पर डिविजन्स नहीं हो सकता। अब बात ये आई कि भाई मतलब पहले तो ठीक है कमीशन बना दिया, और कमीशन का भी ये था कि फटाफट रिजल्ट दे दिया, मतलब उनको थोड़ा टाइम लगाना चाहिए था, बट रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। तो सब कुछ ताजा ही था, लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बात यह आई कि अब क्या किया जाए, अब फिर से भाई धरना प्रदर्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं, बट उस समय कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में थी, साउथ को थोड़ा छोड़ दिया जाए बंगाल की तरफ में। तो
कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने अपने लेवल पे एक कमेटी बनाई। उन्होंने सोचा कि शायद अपने लेवल पे एक कमेटी बनाएंगे तो लोग समझदार होंगे, चीजें मतलब मान जाएंगे सारी चीजें। तो दूसरी जो कमेटी बनी थी, दैट कमेटी वाज सेकंड JVP कमेटी, और जे माने जवाहरलाल नेहरू, बी माने वल्लभ भाई पटेल, एंड पी माने पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, तीन जन। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, तीन लोगों की ये कमेटी थी। तीन लोगों की, ध्यान रखना, ये कमीशन नहीं था, ये कमेटी थी। ये था कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जबकि ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तीन जन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया रिकमेंडेशंस, इन्होंने देखा, सारा इन्वेस्टिगेशन किया, और लास्ट में इन्होंने बोला, क्या बोला होगा आपको, क्या लगता है? लास्ट में यही बोला है कि भैया हाँ, कि भाई ऐसा है कि टाइम हैज नॉट बीन राइपन। डायरेक्टली साफ साफ कुछ नहीं बोलना, क्योंकि समझ रहे हो ना, साफ साफ अगर बोलता तो बवाल हो जाता। तो उन्होंने बोला कि टाइम हैज नॉट बीन राइपन टू डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। अब ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन था लोगों के साथ, क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी बोल दिया कि अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। देन देयर वाज अ सिचुएशंस ऑफ ह्यूज एंड क्राइज इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग बवाल होना शुरू हो गया था। और बेसिकली जो सबसे ज्यादा हो रहा था वो साउथ में हो रहा था। ठीक है, साउथ में, और साउथ में एक कमेटी थी, शायद आपको मतलब एक पर्सन से जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, मैं नाम बोल रहा था, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, दैट वाज पोट्टी श्रीरामुलु, ही वॉज ए मैन। ये भी ध्यान रखना, ये भी कांग्रेस के पर्सन थे। और ये साउथ में देर वाज, आपको मालूम होगा, देर इज ए स्टेट, ये जो आपको देखा होगा ये से, और इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका, जहां पर अभी कांग्रेस मतलब बीजेपी हार गई है, दैट वाज द रीजन। ये पूरा पॉइंट, फिर इधर में तमिलनाडु का है। तो ये पूरा पहले एक रीजन था, एंड दैट दे कम अंडर, पहले दे यूज्ड टू गेट दिस थिंग्स की, ठीक है, तेलुगु, वहां पर तमिल और तेलुगु की प्रॉब्लम चल रहा था। बेसिकली वहां पर कोशिश ये हो रही थी कि आंध्रा स्पीकिंग पीपल्स शुड गेट आउट, मतलब शुड बी डिवाइडेड, मतलब तेलुगु स्पीकिंग पीपल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द तमिल। और वो एक नए स्टेट की डिमांड कर रहे थे, आंध्र प्रदेश। पहले पूरा मद्रास था, मालूम होगा आप लोग। और ये जो प्रोटेस्ट था थोड़ा हाई था, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब आपको मालूम ही होगा, साउथ इंडियन फिल्म तो देखा ही होगा, वहां पर जो भी कुछ होता है वो थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, रजनीकांत स्टाइल में। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया था, मतलब उन्होंने माने इन्होंने, पोट्टी श्रीरामुलु ने। और पोट्टी श्रीरामुलु का हंगर स्ट्राइक था। लोग पता नहीं इसको मेडिकली कैसे जस्टिफाई करते, 56 डेज और 60 डेज का वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि लगभग 56 डेज तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। जो भी हो, मतलब ये फिगर राउंड गलत भी हो सकता है। तो अब 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी लगभग डेथ हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई पोट्टी श्रीरामुलु की। अब आप समझो, आपको अन्ना हजारे की मूवमेंट याद होगा, अगर उस समय अन्ना मर गया होता तो सोचो क्या होता बवाल। वही कंडीशन यहाँ हुआ था, पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो गई, और डेथ होने के चलते वहां पर लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि अगर यहाँ के प्रोटेस्ट अगर शांत करना है तो हमें आंध्रा को क्रिएट करना ही पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया, एंड दैट वाज आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो ये टाइम कौन सा था? इट वाज 1953। तो 1953 में देयर वाज आंध्रा, ये आंध्रा को क्रिएट किया गया, कहां से? मद्रास से बाइफरकेट करके।
और बाइफर्केट करके क्या बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश, बाकी तमिलनाडु रहने दिया गया। तो 1953 में इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ा उसको क्रिएट करने के लिए, एंड दैट वाज एंड ड्यू टू द पर्सन्स ऑफ पुट्टी श्रीरामुलु। यहां तक तो क्लियर है। तो 1949 से लेके लगभग 1953 तक। इसको एक बार लिख लो, ऐसे जैसे चार्ट बना रहे हैं ना वैसे चार्ट बना लो, बाकी हम लोग इसको लिख लेंगे। एक बार हटा दे इसको, एक बार जो लिखे हैं बोर्ड पे वो लिख कर लो आप लोग थोड़ा सा। इसको कॉपी में लिखना, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं रखना। स्क्रीनशॉट मतलब नॉर्मल चीज होती है, बट जो भी चीज बोर्ड में लिखवा रहे हैं कोशिश करना उसको कॉपी में रहेगा आपका, है? नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, फिर मतलब नहीं रहा लाइव क्लास करने का। और देखो क्लास में हम इसलिए, जो बच्चे ऑनलाइन भी है उन वो भी समझो कि हम लोग जो क्लास में जो डिक्टेट करते हैं ना वो हम लोग जरूरी है, क्योंकि इसी से डिक्टेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तब मैटर मिलता है। नहीं तो सिर्फ ऐसे समझा देने से कोई ज्यादा डिटेल में नहीं मिल पाता, क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए ना लिखने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट। तो 1953 तक क्या हुआ मसला कि हमारा जो स्टेट था ये जो मद्रास का, उसको बाइफर्केट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, एक आंध्र प्रदेश और एक आपका तमिलनाडु था। अब आंध्र प्रदेश का जैसे ही बाइफर्केशन हुआ 1953 में, अब लोगों के अंदर में ये लगा कि भाई अब तो ऐसा हो गया कि एक जन को मिल गया, उसने प्रोटेस्ट किया उसको मिल गया। तो लोगों के अंदर में ये होने लगा कि दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, और ये प्रोटेस्ट हर जगह वायलेंट होना शुरू हो गया। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और कोई ऑप्शंस नहीं था, रेदर टू फॉर्म और क्रिएट ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ध्यान रखना ये लिंग्विस्टिक प्रोविजंस था, ये आपका कमिटी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी, ये फोर्स करके बनाए थे। बट इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्मल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, एंड दैट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। सो 1953 के जैसे उसका क्रिएशन हुआ आंध्रा का, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन फॉर्म किया, दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, and it was first state reorganizations commissions, first state reorganization commissions। ठीक है, and that was under the chairmanship of फजल अली। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग थे, एक के एम पणिकर, 3 जन का था ये कमिटी, एंड थर्ड HN कुंजरू, 3 जन थे, फजल अली, KM पणिकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, ये 3 जन थे इस कमीशन के अंदर में, और इस कमीशन को बोला गया कि भाई ऐसा है कि स्टेट को तो डिवाइड करना है, ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं डिवाइड करना है, आपको स्टेट को डिवाइड करना है। अब आप बताइए कि कौन से प्रोसेस के थ्रू इसको डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड करना है वो कंफर्म है, बट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता था कि क्यों ना प्रोसेस सही हो, ताकि बाकी जो रीजन्स हो, जो डेवलप या अंडर डेवलप वाला रीजन है, उसको सही तरीके से डेवलप किया जा सके। एंड दैट वाज द कंडीशन जिसके चलते उन्होंने ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस बनाया था। फजल अली कमीशंस ने सारा चीज देखा और उन्होंने अपना रिपोर्ट लगभग 1956 के करीब सबमिट किए। याद करने की कोई जरूरत नहीं कब सबमिट किए। 1956 में सबमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट इज नॉट पॉसिबल। साफ साफ मना कर दिया कि एक लैंग्वेज एक स्टेट की अगर आप इच्छा कर रहे हो कि हाँ हमारा एक लैंग्वेज होगा एक स्टेट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, तो वो तो नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या,
तो बोला कि 4 क्राइटेरिया के ऊपर में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा क्राइटेरिया था? एक तो सबसे पहला प्रिजर्विंग द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, मतलब इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ दैट शुड बी मेंटेन्ड फर्स्ट। सेकंड जो था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होना चाहिए, कल्चरल होमोजेनिटी ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंडिया का, ऐसा नहीं कि तोड़ दिया उधर चाइना लेके चला गया, ऐसा नहीं करेंगे ना। मतलब मान लो इधर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो आपका चिकन कॉरिडोर वाला, ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग कर दिया ऐसे कुछ करके, तो नहीं। तो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा डिवीजन होना चाहिए। दूसरा सेकंड जो होना चाहिए लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी भी रहे, मतलब ये नहीं कि एक लैंग्वेज वाला बोलने वाला यहाँ पर है और एक यहाँ पर इधर में पहाड़ है और ऐसा ही लैंग्वेज बोलने वाला इधर भी है, तो दोनों को एक ही संग जोड़ देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कैसे जाएगा उधर पे, दिक्कत होगा ना, तो इसको अलग अलग कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस वो भी रहनी चाहिए। थर्ड जो है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये नहीं कि ऐसा स्टेट बना दिया जो दिन भर सेंटर के सामने ही कटोरा लेके भीख मांगता रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई हर कुछ तो अपना डेवलपमेंट करे, कुछ तो इकोनॉमी रहे उसका, वो होना चाहिए। एंड फोर्थ जो है प्लानिंग एंड वेलफेयर, दैट इज वेलफेयर लिख लो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी का वेलफेयर जरूरी था, बाकी सब हो ना हो अलग बात है, बट ये चारों चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला यूनिटी, दूसरा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, तीसरा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन फिजिबिलिटी, एंड फोर्थ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्टेट, सोसाइटी एट लार्ज। तो दिस वेर द 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दे वांट्स टू डिवाइड इंडिया। ठीक है, और इस रिकमेंडेशंस के ऊपर में, इस रिकमेंडेशंस के ऊपर में, मतलब इस क्राइटेरिया के ऊपर में उन्होंने कहा, मतलब फर्स्ट दिल्ली कमीशन ने ही कहा था कि इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। ये इनका रिकमेंडेशन था, ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट दिल्ली का रिकमेंडेशन था। ठीक है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई ऐसा है कि हम लोग इंडिया को इस बेसिस पर 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब कुछ एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट दिस वन। उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया ही, बट उन्होंने डिवाइड किया इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। मतलब जो भी हमारे 29 जो स्टेट्स वाला मसला था 4 पार्ट में, ए बी सी डी, इसको हटा दिया, इसको पूरी तरह से मूव अवे कर दिया, और इसकी जगह हमारे इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में। होप सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है? आप सचिंदर, आंध्रा वन लैंग्वेज कहाँ है? अब पहले आंध्रा था ना, अब देखो अब क्या हुआ। ये तो याद रखना, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जिसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहला स्टेट निकाला गया था, और उसके बाद देखो अभी क्या हुआ, फिर तेलंगाना उसमें से निकला, आंध्रा और तेलंगाना। तो देखो लोगों के डिफरेंसेस का ना कोई कमी नहीं है, जितना चाहो उतना डिफरेंसेस निकल जाए। हाँ, तेलुगु बोली जाती है, नीचे में तमिल आता है, बट उसमें भी तो लोगों का डिफरेंशिएशन है ना, वो उधर का है, शहर का है, हम गांव का है, ऐसा कुछ करके भी तो होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बवाल वहां चल रहा था। तो खैर अभी देखो और अभी आगे क्या क्या होता है। तो फिलहाल 1953 1956 के तहत अगर देखा जाए, अच्छा हाँ, ये जो बनाया गया था, अच्छा कौन बताएगा, ये जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो किया गया था, ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? मतलब कौन से आर्टिकल से अमेंडमेंट का पावर मिला था, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3? ये जो चेंज किया गया वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू किया गया होगा? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किया गया होगा कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किया गया होगा? बोलो भाई,
कोई तो लिखो, अभी तो इतना पढ़ाया। और ऐश्वर्या आप ही बताओ कौन लिखा था, कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3? सही है, आप लोग डिले का फायदा ले लेते हो, स्ट्रीमिंग में डिले का फायदा लेते हैं ना। क्या अम्लन अमल, आर्टिकल 3, गुड, आर्टिकल 3 होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 ही होगा, क्योंकि इंटरनल बाउंड्री एडजस्टमेंट है ना भाई, तो आर्टिकल 3 होगा। गुड, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो। समझ में आया पॉइंट ये? तो खैर, तो 6, अच्छा कौन बताएगा कौन सा अमेंडमेंट था ये 1953 तो वो आंध्रा बना था, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, दिस वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, याद रखना इसको। तो ये 1956 वाला अमेंडमेंट था, हाँ, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, ठीक है। तो कभी अगर पूछ ले यूपीएससी में कि पहला जो हमारा स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो दैट वाज अंडर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला प्रोविजन था। क्लियर है सबको यहां तक? एवरीबॉडी आगे बढ़े। चलो गुड। अब अरे आर्टिकल 368 क्यों भाई सार्थिंगटन? 368 तो बताया ही था ना कि आर्टिकल 4 में क्या लिखा था कि 368 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर में अमेंडमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट कुछ कर रहे हो तो 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना तरुण, ये क्लियर है ना, डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ भी चीज आप चेंज कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग अगर चेंज कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी अंडर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो 368 का यहाँ पर प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से होता है ना, स्टेट का जो चेंज करते हो आप, ठीक है, क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए इधर में। ये पूरा साफ साफ, पॉलिटी इज ऑल अबाउट मैथ्स, या तो सही या तो गलत, दो ही चीज होगा, ये नहीं कुछ चल जाएगा। तो इसमें 2 और 3 का प्रोविजंस नहीं लिया जाता, मतलब 2 और 3 के अंदर में आर्टिकल 368 का प्रोविजंस नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो दैट वाज, अभी तक तो कंडीशन था कि हमारा जो ऑलमोस्ट जो स्टेट्स थे 29 वाला हटा दिया गया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गया, हाँ ठीक है, गुड। नेक्स्ट आते हैं, अब आएगा कि आखिर इसके बाद फिर क्या हुआ। अब तो बन गया 14 स्टेट्स, बाकी लोग सब खुश हो जाने चाहिए थे कि अब हमारा अपना अपना देश, अपना अपना स्टेट बन गया, बट फिर भी नहीं खुश थे। दिक्कत क्या हुआ, देखो ये जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो बनाया गया था, ये आमतौर पे 1956 के तहत, 1956 का पीरियड था वहां, उस समय बना था। बट ये भी जो चेंजेस था वो बहुत सारे रीजन्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आप ले लो, देयर वाज हैदराबाद, देयर वाज पंजाब, देयर वाज महाराष्ट्र, गुजरात का जो मसला चल रहा था वो तो था ही, नीचे और भी था इश्यूज, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बवाल थे, वो भी एक दिक्कत थी। उस समय नेपाल उसको बुलाता था, आपको मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को। तो आप समझो कि ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा था, बट फिर भी जो निपटारा किया गया था फजल अली कमीशन में, तो वो बहुत इमीडिएट जो प्रॉब्लम थी उसको तो सॉल्व कर दिया, बट धीरे धीरे अभी भी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे राइज होना शुरू किया। तो एक बार जब स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट क्लियर हो गया कि ठीक है हमारा 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेगा, उसके बाद 1956 के बाद अब देखा जाए तो चीजें और बदलना शुरू हो गया। तो सबसे पहला 1956 के बाद जो पहली स्टेट्स, पहला जो बाइफर्केशन हुआ था वो हुआ था 1960 में, 1960 में। अच्छा, अभी तक जो बोला है उसको लिखना है कि हो जाएगा, या लिखवा दे अभी तक जो जितना तक हमने किया, अभी तक जितना हमने समझा उसको लिखवा दे एक बार। अच्छा बाद में, चलो ठीक, बाद में कहानी बहुत बढ़ जाएगी आगे, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। तो देखो, तो बवाल ये था कि
क्रिएशन जो था कि ठीक है 1956 में हमने बना दिया, 14 स्टेट बन गया, 6 यूनियन टेरिटरीज बन गया। अब क्या किया जब उसके बाद ये था, एक रीजन था आपका महाराष्ट्र और गुजरात, वहां पर बवाल चल रहा था। क्या चल रहा था कि मराठी स्पीकिंग पीपल और गुजराती स्पीकिंग पीपल, पहले वो पूरा रीजन बॉम्बे आया था, मालूम है ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिलकर बॉम्बे था। अब बॉम्बे के अंदर में गुजराती भी थे और मराठी भी थे, तो नाउ दे वे आर फाइटिंग कि नहीं हमें अपना अपना स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ माई मराठी एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई गुजराती लैंग्वेजेस। तो 1960 में इस बाइलिंगुअल स्टेट्स को डिवाइड किया गया और डिवाइड करके क्या बनाया गया, एक तो महाराष्ट्र बना और दूसरा गुजरात। तो कितना स्टेट्स हो गए, तो 1960 में बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया, बॉम्बे को बाइफरकेट करके क्या बनाया गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, दिख रहा सबको ना, महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर है? ठीक है, तो इट वाज द रीजन ऑफ 19 आपके 60। चलिए ठीक है, 1960 के बाद थोड़ा सा, ये तो 15th स्टेट बना ना, 15th स्टेट बना, क्योंकि 14th ऑलरेडी थे हमारे पास। ये 1960 के बाद 1961 में कुछ रीजन था जिसका जैसे कि था दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली, दूसरा दमन, दमन एंड दीव, मतलब दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा। ठीक है, और एक जो रीजन था जो था नीचे पुडुचेरी। समझो इसको क्या क्या था पहले। देख, दादर एंड नागर हवेली के ऊपर में पोर्टुगीज रूल करते थे, पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज जो रूल करते थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में उनको पुलिस एक्शन करके वहां से भगा दिया। ठीक है, 1954 में, ध्यान रखना। अभी ये समझ में आ गया, कल हम बता रहे थे ना कि वो स्टेट का जो टेरिटरी ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में, तो समझो क्या हुआ था। तो दादर एंड नागर हवेली के ऊपर में पोर्टुगीज रूल करते थे, तो 1954 में पोर्टुगीज को वहां से भगा दिया गया। ठीक है, भगाने के बाद क्या किया कि 1954 से लेकर लगभग 1960 तक, हाँ 1960 और बेसिकली 1961 तक ले लो, 1960 से लेकर 1954 से लेकर 1961 तक उसको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर में रखा गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस माने समझ लो, ये जो रीजन था दैट वाज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया करने के लिए तो स्टेट्स बनाना पड़ेगा, तो यूनियन टेरिटरीज बनाना पड़ेगा, बट ये तो कुछ भी नहीं था। इसको वहां के लोकल एरिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में रखा गया, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कब तक रखा गया, लगभग 6 साल तक, 7 साल ले लो, तो 1954 से लेकर 1961 तक वो रखा गया। और 1961 के बाद इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1961 में इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, द अमेंडमेंट वाज ऑलमोस्ट 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इसको दादर एंड नागर हवेली को कन्वर्ट किया गया, किसमें, यूनियन टेरिटरीज में। पहले क्या था, ये पोर्टुगीज कंट्रोल करता था 1954 तक। 1954 में वहां से आजाद कराया गया पुलिस एक्शन के थ्रू, मतलब पोर्टुगीज को भगा दिया गया, और 1954 से लेकर 1961 तक इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में रखा गया, और 1961 में फिर इसको यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में जोड़ दिया गया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है यहां तक, साफ साफ? ठीक है, अब तो यहां से तो पोर्टुगीज को क्लियर है ना यहां तक? हाँ,
एक बार बीच में बताते चलना, नहीं तो हमको मालूम नहीं चलेगा ना, हम तो कहानी बोलते जाएंगे, समझ में भी आना चाहिए। तो दादर एंड नागर हवेली को तो चलो पोर्टुगीज से वहां से भगा दिया गया, बट थोड़ा और नीचे आ जाओ, दमन एंड दीव एंड गोवा, इस पे भी ढीठ करके बैठे हुए थे लोग। अरे भाई वहां से भगा दिया तो हर जगह से भाग जाना चाहिए, तो यहां से भी भगाया गया। यहां से भी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में, मतलब सॉरी, इसमें तो भाग गए थे 1961-62 में, इनको यहां से भगाया गया, दैट इज। और वो भी पोर्टुगीज ही बैठे थे, यहां पर भी कौन थे, पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज। तो इसको 1961 में इसको आजाद कराया गया, दमन एंड दीव एंड गोवा को, और 1961 में, लगभग 1961 से लेकर 1962 के अंदर में इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये 1962 में था, और अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके दमन एंड दीव एंड गोवा को भी आजाद करा दिया गया, किससे, पोर्टुगीज से, एंड इट विल लेड, तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, नेक्स्ट आया पुडुचेरी। पुडुचेरी किसके अंदर में था, कौन कंट्रोल कर रहा था, एनीबॉडी, पुडुचेरी कंट्रोल कर रहा था आपका फ्रांस या फ्रेंच, जो भी कह लो। ठीक है, फ्रांस बड़ा मतलब वो समझ गया था कि अगर नहीं यहां से भागेंगे तो इंडिया मतलब हमको भी हरा के भेजेगा, तो इससे अच्छा अपनी इज्जत है उसको बचा लो, और बचा के इन्होंने इंडिया को, पुडुचेरी को हैंडओवर कर दिया इंडिया को, और बोला कि हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी को लगभग अगर देखा जाए तो उसको मतलब फ्रेंच वाले ने मतलब खुद ही उन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो हैंडेड ओवर किया था 1954 में इंडिया के ऊपर में, बट इसको 1962 में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने उसको यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर डाला। मतलब 1954 से लेकर 1962 के तक वो क्या था, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया था, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रखने के बाद 1962 में उसको यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में जोड़ा गया। ठीक है, एंड इट ऑल्सो बिकेम द यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखना, और आज भी वो यूनियन टेरिटरीज ही है। क्लियर रहेगा यहां तक। अब पुडुचेरी आप लोगों को मालूम होगा कि पुडुचेरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आज भी पुडुचेरी 4 जगह अवेलेबल है, ये 4 रीजन मिलके पुडुचेरी बनाता है। कौन कौन सा, यनम, कराईकल, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो है यनम, दूसरा कराईकल, तीसरा पुडुचेरी, एंड फोर्थ माहे। ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 रीजन मिलके क्या बनाता है, पुडुचेरी बनाता है, यनम, कराईकल, पुडुचेरी एंड माहे, याद रहेगा ये। और इसको कब कन्वर्ट किया गया था, 1962 में इसको पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में था, और 1962 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, यस दैट वाज यूनियन टेरिटरीज में, और आज भी यूनियन टेरिटरीज है। और ये 3 स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु और ये आंध्रा, इन तीनों स्टेट्स में ये मिलके बना हुआ है सारा, हर जगह। मैप में थोड़ा देखोगे कौन कौन सा कहां पर है, क्लियर है, याद रहना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसका। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये तो यहाँ तो स्टेट्स बना था, बट ये सब सारे क्या है, यूनियन टेरिटरी से। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इधर में तो एक, और एक ये, और ये एक, तो कितना हो गया, तो एक पहले 6 थे यूनियन टेरिटरीज, तो 7, 8, 9, 10, तो 10 यूनियन टेरिटरीज हो गए थे, और स्टेट्स कितने थे, 15। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते जाना, छोड़ना नहीं। स्क्रीन क्लियर है ना सबको, हाँ स्क्रीन काफी क्लियर है। अच्छा देखो, मैं डिजिटल बोर्ड इसलिए भी आदमी यूज नहीं करता क्योंकि थोड़ा उसके ऊपर में आंख के ऊपर में लगता है, ध्यान रखना, उसमें टीचर लोग आंख खराब हो जाता है, देख रहे हो आजकल अधिकतर टीचर चश्मा पहनना शुरू कर दिए, तो टीचर्स का भी खराब होगा, बच्चों का तो खैर खराब होगा ही। तो इतने पास में जब लगेगा कि ठीक है देखा जाएगा उसको, ठीक है। चल, तो एक तो ये रहा, तो अभी तक हमने क्या देखा, मामला कहां तक पहुंचा, तो 1953 से लेके लगभग
1962 तक। ठीक है, अब आते हैं 1963। 1963 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट चल रहा था आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और 1963 अगर कोई याद करो तो 1963 में और कौन सा इंसिडेंट चल रहा था? एनीबॉडी? मतलब 1963 में इंडिया के टाइम उस समय क्या चल रहा था सिचुएशन? देयर वाज पाकिस्तान वॉर, सॉरी चाइना वॉर। और खैर पाकिस्तान तो था ही, तो चाइना वॉर चल रहा था और चाइना ने इंडिया के ऊपर में बैक स्टैबिंग किया था। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत दिन तक चला वो वॉर, फिर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के चलते चाइना वापस छोड़ छाड़ के जो भी रखा और फिर छोड़ छाड़ के वापस भागा। बट चाइना कोशिश ये कर रहा था कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन को कट ऑफ कर दिया जाए। एंड दे वर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग टू कट ऑफ इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और उसी में एक स्टेट था, रीजन था आपका नागालैंड। तो नागालैंड या नॉर्थ नागा पीपल्स, वहां पर एक उनकी मूवमेंट आज भी चल रही है नागा हिल्स के बारे में। और वहां पर एक लीडर था, उनका नाम था मास्टर फिजो। उनको चाइना फंडिंग कर रहा था और इंडिया के खिलाफ भड़का रहा था। मतलब वो चाह रहा था कि इंडिया के अंदर में मतलब हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट रहे। देन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, नागा, वो मास्टर फिजो ने बकायदा नागालैंड अपने आप को मतलब आजाद डिक्लेयर कर, मतलब स्टेट नहीं बनाना, उसको देश से ही आजाद होना, ऐसा कुछ था मसला। ये इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं अलाउ कर सकती। चलो स्टेट बनने का तो चलो फिर भी एक बार आदमी मान सोच सकता है, बट व्हाट अबाउट स्टेट, मतलब इंडिया को फिर से बाइफरकेट कर, ये इंडियन गवर्नमेंट को किसी तरह कतई पसंद नहीं था। नाउ इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नागा मूवमेंट और हॉस्टाइल नागास, पहले नागालैंड वो असम के रीजन में, नेफा के रीजन में आता था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि नागा हिल्स और त्वांगसांग रीजन को मिला के एक नागालैंड बना दिया टू पैसिफाई द हॉस्टाइल नागास। तो फिर नागा पीपल्स को कि ठीक है, हम अब हमारे नाम से अपना कुछ स्टेट है तो चलो ठीक है, बट बन तो गया स्टेट। तो 1963 में जो नेक्स्ट स्टेट बना वो महाराष्ट्र बोल के पाता, दैट इज द नागालैंड इन 1963 एंड द पर्सन वाज मास्टर फिजो, मिजो ने फिजो। ठीक है, ही वाज द मैन हु एक्चुअली लीड द मूवमेंट इन नागालैंड। तो 1963 में क्या बना आपका? नागालैंड बना। बट ऑब्वियस सी बात है, नागालैंड को बनाने से पहले इसको पहले असम गवर्नर के अंदर में रखा गया, तुरंत स्टेट नहीं बना दिया गया। असम गवर्नर के अंदर में रखा गया, फिर धीरे 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 उसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। पहले फुल स्टेट का दर्जा नहीं था। ठीक है, क्लियर है? तो दैट वाज अंडर द 1963। नेक्स्ट 1966। 1966 में क्या हुआ? 1966 में हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहां पर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। वहां पर क्या किया गया? ऑब्वियस सी बात है, क्या था वहां पर? पंजाबी मूवमेंट चल रहा था एंड देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पंजाबी सूबा, पंजाबी सूबा, एंड द लीडर वाज मास्टर ताराचंद। एंड इट वाज ड्यू टू द पाकिस्तान सपोर्ट, ISI सपोर्ट, ये मूवमेंट वहां पर पंजाब में चल रहा था, पंजाबी सूबा का। और दैट वाज लेड, इसके चलते ये जो मूवमेंट था, मास्टर ताराचंद, उन्होंने ये वो मूवमेंट चला रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट क्या था? पंजाबी स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइफरकेटेड पंजाब और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक तो पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल, दूसरा हरियाणा फॉर द हिंदी स्पीकिंग पीपल, और पंजाब हरियाणा बनने के बाद एक और माउंटेनियस रीजन को मिला के बनाया गया था हिमाचल। वो पहले बनाया गया था पर उसको बाद में फिर पर इसको मान लेंगे हम लोग हिमाचल बनाया गया। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और एक जॉइंट यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़, ये 3 रीजन बनाए गए थे। कौन सा? 1966 में। क्लियर है? ठीक है, पहले हिमाचल को यूनियन टेरिटरीज रखा गया था, फिर 1971 में इसको फुल स्टेट बनाया गया था। तो वो ठीक है, रहने दो, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
तो 1966 में इसको डिवाइड किया गया था और 1966 में ये हिमाचल और चंडीगढ़ दोनों यूटी थे, बट बाद में इसको तो यूटी रहने दिया गया, हिमाचल को अपलिफ्ट करके क्या बना दिया गया था 1971 में हिमाचल को स्टेट बना दिया गया, पहले ये यूनियन टेरिटरीज था। आज भी चंडीगढ़ जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, क्लियर है। तो 1966, फिर यहीं पर लिख लो 1971, 1971 में हिमाचल uplifted to state from यूटी। यूटी से ये किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टेट, यूटी से ये कन्वर्ट हो गया स्टेट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना पॉइंट ये। तो अभी तक हमने क्या देखा, 1963, 1966, 1971। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया कि भैया आपकी हिमाचल, अब स्टेट अगर जोड़ा जाए तो कितने हो गए, 15 उधर थे, 16, इसको डिवाइड किया 17, एक और 18 ले लो। ठीक है, मतलब इसमें तो एक ही था ना 18, और एक वो उत्तर वाला, और एक मतलब बाद में इसको यूटी से हटा के फिर स्टेट में हटा दिया गया, बना दिया गया, तो 18 ही रहने दो इसको। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरीज को बोला जाए तो वो 10 थे, 11 और 12 थे, फिर कम कर दिया गया तो 11 हो गए। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो दैट वाज टिल 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, अरे लिख लो इसको। चलिए, तो दैट वाज टिल 1971। नेक्स्ट 1971 के बाद आया 1972। ये 1972 क्या था, देखो 1972 वाज द एरा जहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप चेंज हुआ था। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ था, पहले आसाम था। ठीक है, पहले आसाम था, और आसाम के अंदर में नॉर्थ ईस्ट का अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट पे अगर हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, बट ध्यान रखना इसमें से 7 स्टेट्स नहीं है, इसमें 8 स्टेट्स हैं, क्योंकि सिक्किम भी इसी के अंदर में आता है। तो 7 सिस्टर और एक ब्रदर है, मतलब 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो आसाम और एक नागालैंड बन गया था, नागालैंड, एक नेफा था, और एक मणिपुर, ये सब, और ये सब जो जो मणिपुर वगैरह थे, जो ये जो रीजन्स थे, ये सब क्या थे आपके, मतलब यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, तो खैर इन सब को ये सारा कुछ चेंज किया गया, और नॉर्मली इसमें दो यूनियन, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट्स बनाया गया था। तो कौन कौन सा 2 यूनियन टेरिटरीज, एक तो बनाया गया था ऊपर का जो है अरुणाचल प्रदेश, और नीचे मिजोरम, ये यूटी थे, और 3 स्टेट्स मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये 3 स्टेट्स बनाया गया। तो 1972 में ध्यान रखना, मतलब इनको अपलिफ्ट किया गया था, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये 2 यूनियन टेरिटरीज बने, और 3 स्टेट्स बनाए गए, कौन कौन सा, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। क्लियर है, दैट वाज द क्रिएशंस इन 1972। तो नेफा वाला जो मसला था उसको हटा दिया गया, और ये सब सारा चीज बनाया गया वहां पर। क्लियर है यहां तक सबको।
ठीक है, एक बार देखो, एक बार देख के बताओ कंफर्म क्लियर है कि नहीं सब।
ठीक है, नेफा मालूम नहीं ऐसा, अच्छा नेफा नहीं मालूम है, अरे नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इसको नेफा माने होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेफा माने होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पहले ये अलग अलग स्टेट नहीं था ना, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड की तरफ का, तो ये सब पहले नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। आप लोग का जब हिस्ट्री होगा ना तब उसमें और डिटेल में जाओगे आप लोग, तो उस समय इसको नेफा बोला जाता था। तो फिर नेफा को हटा दिया गया, नेफा को चेंज करके सारा स्टेट्स बन गया। तो लगभग लगभग आप देखो कौन कौन सा स्टेट्स है इधर में, आसाम, ठीक है, फिर आपका इधर में आपका सिक्किम ले लो, सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल, ठीक है, समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन बच गया? एक बच गया नागालैंड, ठीक है। तो दीज वेयर द 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर बुलाता था, पर ध्यान रखना 7 सिस्टर और 1 ब्रदर होता है, ठीक है। तो दिस वर द 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, ब्रदर यहां पर भैया सिक्किम है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 1972 का मसला। अब उसके बाद क्या हो, देखो उसके बाद नॉर्मली जो हमारे जो ऑल ओवर इंडिया का जो सिचुएशन था वो लगभग लगभग तो ठीक ही था, बट कुछ ऐसे चीजें थी जो थोड़ा गड़बड़ था। जैसे कि हमारा एक सिचुएशन था उस समय चल रहा था आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम बना नहीं था, ध्यान रखना अभी तक। तो सिक्किम जो था इंडिया का उस समय एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, मतलब टिल 1947 से लेकर लगभग 1970s तक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। बट हुआ क्या कि सिक्किम के ऊपर में चाइना का नजर था, ठीक है, चाइना चाहता था कि सिक्किम को अपना पार्ट बना ले। तो ऑब्वियस सी बात है सिक्किम मतलब इंडिया कांट अलाउ दिस वन। ये जो पूरी मूवमेंट थी ये इंडियन स्पाई एजेंसी मतलब रॉ की बहुत बड़ा ऑपरेशन था सिक्किम के अंदर में, और सिक्किम को किसी भी हाल में चाइना के पास नहीं जाने देना। सिक्किम जो था पहले उसमें जो रूल करते थे वो चोग्याल प्रिंस थे, चोग्याल किंगडम था जो रूल करता था सिक्किम के ऊपर। तो फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब वहां के लोगों ने डिमांड किया कि इंडिया को वी वांट मोर इंटीग्रेशन विद इंडिया, इंडिया के संग हमें ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए था, ठीक है, नॉट कि हम इंडिया का जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट वाला मसला था वो नहीं चाहिए, हमें इंडिया के संग ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए। एंड फॉर दैट इंडिया को दे वांट टू ऐड मतलब ज्वाइन इनटू इंडिया, बट डायरेक्टली तो ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है, कि इंडिया के अंदर में ले लिया जाए, तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए। तो सिक्किम को हम फुल स्टेट नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके पीछे दिक्कत ये थी कि फिर चाइना वाले एक्वायर कर लिए। तो सिक्किम को 1974 में वी लेड टू द स्टेटस ऑफ ए एसोसिएट स्टेट। अब मसला ये था कि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का एसोसिएट स्टेट का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, कोई जिक्र नहीं है। एसोसिएट स्टेट क्या होता है? इंडिया में तो फुल स्टेट होना चाहिए, तो यूनियन टेरिटरीज होता है, एसोसिएट स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो 1974 में क्या किया गया, बकायदा हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, एंड दैट वाज 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1974, और इसके लिए आर्टिकल मतलब आप देखोगे आर्टिकल 2A को ऐड किया गया, 2A एंड 10th शेड्यूल। मतलब एक सिक्किम को ज्वाइन कराने के लिए अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक प्रोविजन बनाया हम लोगों ने, और ये जो प्रोविजन था आपका एसोसिएट स्टेट का,
एंड दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ ए आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल। 2A और 10th शेड्यूल बना। 2A ऑब्वियस सी बात है सिक्किम के लिए था, सिक्किम का प्रोविजंस वगैरह होगा। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ आर्टिकल 2A के बारे में। एक बार आप लोग निकाल लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके जिसके पास है, देखो क्या है उसमें अंदर। जिसके जिसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन निकालो एक बार। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये तो हटाया गया था, मतलब सिक्किम को जोड़ा गया था, क्या डाला गया था, सिक्किम टू बी एसोसिएट स्टेट ये डाला गया था और 10th शेड्यूल डाला गया था। बट फिर क्या हुआ कि 1974 में जैसे ही सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, वहां के लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि बोला नहीं नहीं हमें एसोसिएट स्टेट का नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिया का फुल स्टेट बनने का। मतलब वहां के लोग नहीं कर रहे थे, वहां के हमारी एजेंसी करवा रही थी सारा कुछ। तो इन 1974 1975 सिक्किम को क्या किया गया, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस हटा दिया गया एंड नाउ सिक्किम बिकेम द फुल स्टेट ऑफ इंडिया, फुल स्टेट ऑफ इंडिया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 36 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया वो कब किया गया था आपका 1975 में। एसोसिएट स्टेट हटा के उसको फुल स्टेट बना दिया गया और जब फुल स्टेट बन ही गया तो आर्टिकल 2A की जरूरत नहीं थी और 10th शेड्यूल की भी जरूरत नहीं थी, तो इन दोनों को हटा दिया गया, इन दोनों को रिपील कर दिया गया। वही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इसको हटा दिया जाएगा। तो दैट वाज द प्रोविजंस जहां पर सिक्किम को हटाया गया, मतलब ये जो आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को हटा दिया गया फ्रॉम द सिक्किम एंड सिक्किम बिकेम द फुल स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट ये सबको? एक बार देख के बताइए। ठीक है ना, क्लियर है ये पॉइंट सबको? चलो गुड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इट वाज टिल 1975। तो 1975 तक क्या हुआ कि भैया सिक्किम का मसला सॉल्व हुआ सिक्किम तक। नेक्स्ट 1975 से लेके लगभग 1987 तक सब कुछ शांत था, बट 1987 में कुछ चेंज किया गया। क्या किया गया, याद होगा आप लोग को कि अरुणाचल, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है, इन तीनों को स्टेट बना दिया गया। पहले ये यूटी था, यूटी से हटा के इनको स्टेट्स बना दिया गया इन 1987। तो इन मिजोरम, अरुणाचल एंड मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, नॉट नागालैंड, नागालैंड तो बन चुका था, दैट वाज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? चलो नेक्स्ट, तो दैट वाज टिल 1987। तो 1975, 1987, उसके बाद आया 2000। देखो 1987 तक जो भी कुछ हुआ था ये अधिकतर या तो लिंग्विस्टिक प्रोविजंस या ऐसे कुछ डिमांड, ये कुछ इस तरह का डिमांड, बाइफर्केशंस वाला डिमांड था, तो जिसके चलते 1987 तक सारे चेंजेस किए गए। तो अधिकतर 1987 में जितने भी स्टेट्स बनाए गए थे वो लिंग्विस्टिक या उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही बनाए गए थे। बट आफ्टर 1987 2000 में ये चीजें बदली और 2000 के अंदर में
3 स्टेट्स और बने। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, तो 3 स्टेट्स और बने। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। क्लियर है? अब मसला ये था कि ये तीनों जो स्टेट्स बनाए गए थे, ये तीनों स्टेट लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया पे नहीं, बल्कि रादर इनका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। क्यों? छत्तीसगढ़ को निकाला गया कहां से? ऑब्वियस सी बात है, एमपी। उत्तराखंड को निकाला गया था यूपी से, और झारखंड को निकाला गया था बिहार से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड तीनों को अलग अलग पार्ट से निकाला गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ना ही छत्तीसगढ़ में, ना ही उत्तराखंड में, ना ही झारखंड में। क्लियर है पॉइंट ये सबको? तो अभी तक स्टेट्स कितने हो गए? दैट वाज दिस 27, 28 एंड 29। सॉरी 28 तक, ये 29 कैसे हो? तो 28 टोटल स्टेट्स को अभी तक। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये 2000 था, फिर 2014 में क्या हुआ? 2014 में ऑलरेडी जो आंध्र प्रदेश था, अभी आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश को फिर बाइफरकेट किया गया और बनाया गया क्या? आपका तेलंगाना। मतलब जो सबसे पहले बाइफरकेट हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पर, उसको फिर से बाइफरकेट होना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ तेलंगाना। तो एक आ गया आंध्र प्रदेश उधर, और फिर तेलंगाना नया क्रिएट हुआ। ठीक है, मतलब हिस्ट्री वापस आके वहीं पर घूम गया। क्लियर है? चलिए, लिख लिया ना यहां तक, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, 2014 के बाद अब वही 2019 मोदी जी के आने के बाद फिर क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर का मसला सॉल्व हुआ। अच्छा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनीबॉडी? अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क। 5 मिनट टाइम ले लो, अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क। आवाज क्लियर है ना सबको? कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आवाज में? देखो, वीडियो थोड़ा बहुत इधर उधर हो चल जाएगा, बट आवाज सही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो टिल 2014 तक भैया आपका 28 था, फिर तेलंगाना बना तो दे वो क्या बना? 29 बना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर 2019। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक यूनिक था। क्या था? ये एक स्पेशल स्टेट था, आपको मालूम होगा। इट वॉज ए स्पेशल स्टेट एंड दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, और हमारे इंडिया में जितने भी लॉ बन रहे थे वो सारे लॉ एज इट इज वहां पर अप्लाई नहीं होते थे। और ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट में। ठीक है, वो डेवलपमेंट बहुत दिक्कत हो रही थी, और जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर को कहीं ना कहीं हमें एक्सेल करना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पहले से ही प्लान कर रही थी कि वी शुड डू समथिंग टू चेंज, मतलब अपलिफ्ट और अपग्रेड द जम्मू एंड कश्मीर। बट
लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के चलते, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो प्रोविजन था जिसके चलते नहीं चीजें चेंज हो पा रही थी। ठीक है, आर्टिकल 370 आप लोगों को मालूम होगा, 370 स्पेशल आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू चेंज। अब हुआ क्या था कि आर्टिकल 370 बोलता क्या है? आर्टिकल 370 बोलता है कि अगर मान लो जब जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्लोमरेशन हुआ था, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, तो उस समय हरि सिंह ने एक क्लॉज डाल दिया था उसके अंदर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखेगा। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना, फ्लैग होना, वो सब रहेगा उसका। ठीक है, ये एक थोड़ा मसला चल रहा था उसका, ठीक है ना, कि जम्मू एंड कश्मीर का। तो आखिर वो क्लॉज क्या था जिसके चलते दिक्कत हो रही थी? देखो, दिक्कत ये था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी चेंज करना है तो वहां के लोगों का, वहां के असेंबली का आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और वहां की असेंबली कभी परमिशन देगी नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटस को हटा दिया जाए। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने एक तरीका खेला। हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट उनकी बन रही थी, जम्मू एंड कश्मीर बनी थी, मतलब अभी जो पीडीपी और मतलब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गवर्नमेंट, तो फिर बीजेपी ने जब सिचुएशन ऐसा है तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और गवर्नमेंट गिर गई। गवर्नमेंट गिरने के चलते हुआ क्या कि वो पूरी तरह से चेंज हो गया और गवर्नर रूल लग गया वहां पर। गवर्नर रूल लगने के चलते कि दैट होल, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग, एक सेकंड। हाँ, ये हाँ ऐसे ही हुआ था। तो पहले वो 1953 में उसको बनाया, फिर आपके 2014 में उसको फिर से क्रिएट किया। ठीक है ना, तो दैट वाज द प्रोविजंस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे बढ़ा जाए, चलो। तो दैट वाज तो 2019 में बात ये थी कि भाई अगर वो इतना सिंपल था तो हुआ कैसे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि मतलब जब मतलब असेंबली भंग हो गया, मतलब कोई मेजोरिटी नहीं रहा क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने हाथ छोड़ दिया था पीडीपी का, तो गवर्नमेंट अब चल नहीं सकता था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो चलता नहीं, तो गवर्नमेंट गिर गया और गवर्नर रूल लग गया। अब गवर्नर के पास वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर आ गया, मतलब जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती थी वो गवर्नर भी कर सकता था। नाउ बाय यूजिंग दोस लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के थ्रू वो वहां की असेंबली, वहां के गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दिस होल जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी गया और वहां का फ्लैग भी गया। ठीक है, नाउ जम्मू एंड कश्मीर को फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया गया। बाइफरकेट करके एक बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाया लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, दैट वाज द टू यूनियन टेरिटरीज, टू रीजन्स, दो रीजन बनाए गए, दो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर का और एक लद्दाख का। ठीक है,
क्लियर है? दैट वाज द बाइफर्केशंस व्हिच वाज डन बाय 2019 में यही हुआ था। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट ये? तो फिर से हमारा यूनियन कितना स्टेट्स हो गया वापस से 28 स्टेट्स। और लास्ट जम्मू एंड कश्मीर के बाद एक और हुआ था अभी रिसेंटली, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया एक ही में। ठीक है, तो नाउ दैट होल बिकम्स आपका 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, समझ में आया सबको? तो 28 स्टेट्स हो गया और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो अभी कितने हैं? इतना ही है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। देखो अभी और बात चल रही है यूपी और बाकी सारे उस रीजन्स में एक्सचेंज करने का, हरित प्रदेश और बाकी सारा चीज। तो देखिए आगे आने वाले क्या होता है। बट देयर इज ऑल्सो ए सिमरिंग डिमांड ऑफ द सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सेकेंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस कमीशंस। तो फिर से हमें सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की डिमांड हो रही है। तो बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन आता भी है कि क्या कैन देयर इज अ डिमांड फॉर सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस वन। ठीक है, समझ में आया सबको? एनी डाउट क्लियर? So this was the whole regions, whole आपके reorganizations of the whole state. ठीक है, एनी डाउट क्लियर किसी को जो बच्चे देख रहे हैं? चलो ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा सेगमेंट ही था आज का, मतलब पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब देखो इसमें लिखने का तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये है कि बस इसको जो भी हमने चार्ट बनवाया है इसको थोड़ा सा डिटेल में याद करना। ठीक है, बाकी आपका इंस्टीट्यूट का नोट्स तो है ही है, यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स। नोट्स में बाकी सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बट ये जो चार्ट हमने बनाया हर एक, क्योंकि एग्जामिनेशन से पूछता है कि इस स्टेट के बाद कौन सा स्टेट बना, उस स्टेट के बाद कौन सा स्टेट बना, तो ये चीजें याद रखना काफी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। टुमारो विल टेक अप द आपका दूसरा सिटीजनशिप। बाकी किसी को कोई डाउट यू कैन आस्क। चलिए ठीक है, ओके, चलो टेक केयर।